स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है देवानो फिजिक्स चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, पिछले दो वीडियो में, एक वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था पहले वीडियो में, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी जो है वो इजी भी है, कोई वो नहीं है। एक आप बात बताइए, हमने बहुत बार देखा हुआ है, हमने बहुत बार इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखी हुई है। ठीक है, हम जो ड्रॉ करते हैं 9 से करते हुए आ रहे तकरीबन, ठीक है, मेरे अंदाज से। तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में या तो बैटरी हम दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बैटरी जब दिखाते हैं, ठीक है, जब मैं ऐसे बैटरी दिखाता हूँ, ये डीसी का पावर सोर्स, तो मैं क्या देखता हूँ, हर बार प्लस में से माइनस जाता हुआ दिखाई देता है चार्जेस। ठीक है, करंट जो है वो प्लस में से माइनस जाता हुआ दिखाई। हमने बहुत बार ये सर्किट देखी हुई है, बैटरी वाली डीसी बैटरी होती है, जहां से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता हुआ दिखाई देता है। ये डायरेक्शन हमने करंट की देखी हुई है। अब सवाल ये उठता है, आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि जब हमको पता है कि व्हाट इज करंट, ठीक है, करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप बोलोगे कि सर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव चार्जेस में से जा रहा है। करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस में से घूमना चाहिए। करंट कहां से निकलना चाहिए, करंट की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं, ना कि प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन की हमने तो बात ही नहीं की, हमने तो करंट में बात की थी इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या बला है, जब हम बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जा रहा है? ठीक है, इस तरीके से क्यों जा रहा है भाई, व्हाई इट इज हैपनिंग? ठीक है, ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, क्योंकि वो करंट है। बात में आपके दम है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत है, ठीक है, और ये भी गलत नहीं है, और ये गलत हो भी सकता है, और हकीकत में ये गलत है। आपका मेंटालिटी सही है, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, तो अब आप बोलोगे कि तो फिर ये हमने बनाया ही क्यों? ठीक है, इसके पीछे की एक कहानी है, इसके पीछे की एक स्टोरी है। हमारे जब साइंटिस्ट, ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन नामक एक देखिए, इलेक्ट्रॉन नामक एक पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, तब तक उसकी खोज हुई नहीं थी। ठीक है, तो क्या हो रहा था, तब तक एटॉम की शायद खोज हो चुकी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, क्योंकि एटॉम तब तक बड़ा था। तब तक हमको ये पता चला था कि मॉलिक्यूल के बाद एटम आता है, और एटम के अंदर ये होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तब तक हमको शायद पता नहीं था। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि करंट, तो उनको पता चल गया था कि करंट बला जो है, करंट नाम की ये बला जो है, वो कहीं से तो आ रही, कहीं से तो आ रही है। तो साइंटिस्टों को उस टाइम तो पता था नहीं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही जाती होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के पास कुछ ज्यादा होता होगा, और नेगेटिव के पास कुछ कम होता होगा, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव को देते होंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव को देते होंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते होंगे चार्जेस, क्योंकि तब तक हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रखता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तब तक वो साइंटिस्ट को पता नहीं था।
तो इसके लिए साइंटिस्टों ने डीसी बैटरी का डायरेक्शन किस तरीके से निकाला, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हुआ करंट उन्होंने रख दिया। अब वो इतने सालों से यही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, यही चलता हुआ आ रहा है, चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, यही जो है वो चलता हुआ आ रहा है। और जो ये चलता हुआ आ रहा है परंपरागत, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, परंपरागत, द हिस्ट्री कंटिन्यूअस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जो ये चलता हुआ आ रहा है, जो साइंटिस्टों की समझ तब जितनी थी वहां तक उन्होंने किया हुआ था, तो वो उन्होंने को भी गलत नहीं बोल सकते, उन्होंने को पता नहीं था, तब तक उसकी खोज भी नहीं थी। तो जब साइंटिस्टों को बाद में पता चला कि दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो तब तक क्या उसको क्या बोलते थे हम, उसको हमने क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या नाम दे दिया, जो पहले करंट था, मतलब अब तक जो हम करंट चला रहे डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। मतलब कन्वेंशनल करंट में क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता हुआ दिखाई देगा, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब क्या, परंपरागत चलता हुआ, ठीक है, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, तो वो चलता हुआ आ रहा था। बाद में साइंटिस्टों को पता चला, अरे ये तो करंट ऐसे तो बहता नहीं है, करंट तो नेगेटिव में से पॉजिटिव जाता है। फिर साइंटिस्टों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई, ये सही नहीं लग रहा, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा। तो साइंटिस्टों को लगा कि अब ये होता होगा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हुआ करंट होता होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस तरीके से होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा, नेगेटिव चार्जेस है वो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल करंट। ये जो बाद में पता चला कि वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, इट डज नॉट गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल करंट, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मतलब अब तक जितना भी क्या क्या वो बर्खास्त, ठीक है, अब तक जितना भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, उसके अंदर भी हमने सर्किट उसी तरह से बनाई थी, पॉजिटिव से नेगेटिव वाली, तो सब पानी में, ठीक है, तो पढ़ाया ही क्यों, वो सब पानी में नहीं गया है, ठीक है, सब पानी में नहीं गया है, पढ़ाया क्यों, बहुत ही बड़ा रीजन है इसके पीछे, बिकॉज करंट 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 इज स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो स्केलर है। आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ होगा नाइन्थ के अंदर, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड धराती है, खाली जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उसको स्केलर बोलते हैं, और वेक्टर इसको बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ कि नेगेटिव से पॉजिटिव, वो करंट ही है, ठीक है, वो करंट ही है। जैसे कि मास, मैं या आप अगर 10 किलो उठा रहे हैं, 20 किलो उठा रहे हैं, 50 किलो उठा रहे हैं, कि 5000 किलो उठा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी भी बढ़ाओ, कैसे भी घुमाओ, डायरेक्शन का क्या लेना देना, मास का कौन सा डायरेक्शन से लेना देना है, ठीक है, मास को तो लेना देना ही नहीं, कितना वजन उठा रहे हो आप, उठाने दो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है करंट। इसके लिए यहाँ पे साइंटिस्टों ने क्या बोला कि ठीक है चलो चलता हुआ आ रहा है तो वही रखते हैं, डू नॉट कंफ्यूज दी पीपल, डू नॉट बॉदर दी पीपल, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे वो। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने बोला कि चलने देते, क्योंकि डायरेक्शन से फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन याद रखना, एक्चुअल करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। अच्छा एक और बात, सीबीएसई के अंदर, ठीक है, यहाँ तो आपको एग्जाम में, कौन सी भी एग्जाम में 10th के अंदर ये पूछा जाए, तो कहीं पे भी बैटरी का सर्किट अगर ड्रॉ करो तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही ड्रॉ करना भाई,
नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करके आता, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई भी परंपरा फॉलो करता है, दे फॉलो द कन्वेंशनल पाथ, ठीक है, जो साइंटिस्टों ने हमको दिया हुआ है। तो वहीं पे वही, ये तो आपको नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कई बार आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट एंड एक्चुअल करंट में डिफरेंस क्या है, समझाने के लिए, तो ये आपको समझा दिया। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, व्हाट इज एन ओम्स लॉ, ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ, क्या होता है वो, बताइए। चलते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से आपको सवाल पूछता हूँ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए कि एयर या तो विंड जो है वो फ्लो क्यों होती है, व्हाई डज द एयर फ्लो अकर्स, क्यों फ्लो होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से एयर फ्लो होती है या तो विंड बनती है, ठीक है। यहाँ पे हाई एयर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है, तो इसी वजह से विंड फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड फ्लो होती है, इसी वजह से थोड़ी विंड बढ़ती है, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो हीट फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो, वो भी हमने बात की हुई थी। अच्छा, अब मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रेशर डिफरेंस बढ़ाया, ठीक है, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बढ़ा रहा हूं, तो क्या विंड बढ़ेगी, एयर का फ्लो बढ़ेगा कि क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि बढ़ेगा, कि प्रेशर डिफरेंस बढ़ा तो एयर का फ्लो बढ़ेगा, विंड बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा हवा तेजी से आएगी, जिसके हम देसी भाषा में बोलते हैं ज्यादा हवा तेजी से आएगी हमको, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस जितना बढ़ाओगे विंड बढ़ रही है या तो एयर बढ़ रही है। अच्छा, उसी तरीके से हीट है, ठीक है, उसी तरीके से हीट है, अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस जितना बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हीट भी बढ़ेगी, ठीक है, हीट भी बढ़ेगी, ऐसा मैं बोल सकता हूं, जैसे एयर है इन द केस ऑफ हीट। एक और सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एयर प्रेशर डिफरेंस है, दो है, वी हैव द टू एयर प्रेशर डिफरेंस, वन इज 50 किलो पास्कल एंड अनदर इज द 100 किलो पास्कल, एक मेरे पास 50 है और दूसरा मैंने डबल कर दिया 100। अब कौन से सिनेरियो में एयर फ्लो ज्यादा होगा, 50 वाले में या 100 वाले में, कौन से प्रेशर डिफरेंस में ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है एयर फ्लो ज्यादा, तो कौन से वाले में ज्यादा होगा, 100 वाले में, 100 वाले में एयर फ्लो ज्यादा होगा, बस। अब उसी तरीके से आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 50 किलो पास्कल की जगह मैं टेम्परेचर ले लूँ कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, तो हीट किस में ज्यादा फ्लो होगी, 50 वाले में या 100 वाले में, ऑब्वियस ही बात है 100 वाले में, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है 100 वाले में। तो अब थोड़ा क्वेश्चन को बदल देते हैं, अब मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है, दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2। अगर मेरे पास, इफ आई हैव टू बैटरीज, ठीक है, मेरे पास दो बैटरीज है ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स एंड 10 वोल्ट, 5 वोल्ट ध्यान रखना सुनना, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, ठीक है, मेरे पास दो बैटरीज है 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, विच वन ऑफ देम वुड बी हायर करंट, करंट का फ्लो किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, विच वुड बी द हायर possessing द हायर करंट, सही पहचाना आपने, कौन से में, 10 किलो वोल्ट में, ठीक है, 10 में, 10 वोल्ट्स में हायर करंट होगा बिकॉज ऑफ द हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब एक और सवाल आपको पूछता हूं, आज सवाल पे सवाल मजा ही करना है, ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे ही सवाल पे सवाल ही करना। एक और सवाल आपको पूछता हूं,
इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा रहा, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की प्रेशर डिफरेंस की, जितना मैं प्रेशर डिफरेंस बढ़ाता हूँ विंड बढ़ती है, एयर का फ्लो बढ़ता है। टेम्परेचर डिफरेंस की बात की, जितना मैं टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाता हूँ उतना हीट बढ़ती है। फिर हमने करंट की बात की कि जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ उतना करंट भी बढ़ता है। तो रिलेशन क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशनशिप क्या हुई? लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप हुई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आई, आई मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जितना मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट मेरा उतना ही बढ़ रहा है, करंट मेरा उतना ही बढ़ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, यही तो स्टेटमेंट दिया उसने। अगर आपने इसके पहले ये जो है वो निकाल लिया होता कि वोल्टेज इज डायरेक्ट सॉरी वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट या तो करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये रिलेशनशिप आपने निकाली होती तो इस लॉ का, ठीक है, इस लॉ का नाम कुछ और होता। ओम्स लॉ की जगह पे हो सकता था कि राज लॉ, नीरज लॉ, सृष्टि लॉ, कुछ भी हो सकता है, जिसका लॉ होगा उसका नाम आ सकता था। तो ओम लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट वाज सिंपल, द करंट फ्लो इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। खत्म, ओम्स लॉ खत्म, इतना ही है ओम्स लॉ खत्म। ठीक है, इतना ही स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, सिंपल, बड़ा चढ़ा के ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं। द करंट, करंट फ्लो इन द सर्किट is directly proportional to the applied potential difference and that is what we called as I is directly proportional to V, लीनियर रिलेशनशिप है यहाँ। अब मैथमेटिकली मैं यहाँ पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखूं, ठीक है, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखूं, in the mathematical form it would not bother me, it would not bother you, but in case of written things, in case of telling things, in case of theoretical things या scientifical things, अगर मैं लिखने के लिए लिखता हूं मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास बैटरी है, मेरे पास बैटरी है, ठीक है, हमारे कार होती है, कार के अंदर या तो मोबाइल के अंदर जो है वो तकरीबन 12 वोल्ट की बैटरी कार के अंदर आती है, मोबाइल के अंदर शायद 6 वोल्ट की तकरीबन आती होगी। तो वोल्टेज तो फिक्स हो गया, ठीक है, वोल्टेज तो फिक्स हो गया 12 वोल्ट। मैं करंट बढ़ाऊंगा तो क्या वोल्टेज बढ़ेगा? ठीक है, मैं ज्यादा बैटरी वाली, ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी लेता हूं तो करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी कैपेसिटी बैटरी की ज्यादा होगी तो करंट बढ़ेगा उतना। लेकिन अगर मैं करंट बढ़ाता हूं तो क्या मेरी बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा? बताइए। अगर मैं घर में बैटरी लेके आया, आपने बल्ब चढ़ा दिया, अब बल्ब जो है वो करंट की वजह से चला, ठीक है, अब मैं करंट को बढ़ाता हूँ, बल्ब की तरफ से करंट को बढ़ाता हूँ। अब करंट को बढ़ाऊंगा तो क्या बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा? 6 वोल्ट की बैटरी क्या 12 वोल्ट की हो जाएगी? 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, आई इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वोल्टेज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा। दिस इज नॉट वाइसा वर्सा गेम, ध्यान रखना। ये लिखने के लिए आप कुछ भी लिखो, बुक्स में भी यही लिखा होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि आपको ओम्स लॉ उस तरीके से दिया हुआ है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि आपको ओम्स लॉ उस तरीके से डिराइव करना है। आगे कैसे आता है वो दिखाता हूं, लेकिन थ्योरेटिकली आपको लिखने के लिए मीनिंग चेंज हो जाता है, बिकॉज आई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन हूम, ऑन वोल्टेज। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन मेरे को हटानी पड़ेगी,
ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। अब मैं मैथमेटिकल लिख रहा हूँ तो मेरे को ये मत बोलना कि आप गलत हो। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन मेरे को हटानी पड़ेगी इसके ऊपर से। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को डालना पड़ेगा कांस्टेंट। वी ऑलवेज नो इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मेरे को कांस्टेंट लाना पड़ता है और मेरे को इक्वल टू लाना है। तो कांस्टेंट डालूंगा, ठीक है, आई आर, ठीक है, आई आर, ये हो गया मेरा प्रोपोर्शनलिटी की साइन। अब व्हाट इज आर हियर, व्हाट इज आर, इट इज द कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या कांस्टेंट, उसको नाम दिया हुआ है कुछ, आपको याद होगा नाम दिया हुआ है, बहुत ही फेमस है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस आर को हम क्या बोलते हैं, इस आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बारे में आगे की वीडियो में जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर आ रहा है इसके लिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बारे में। अब मैं क्या करता हूँ, इस आई को मैं नीचे लेके जाऊँ, इस आई को मैं नीचे लेके जाता हूँ वी के, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी बैटरी है, कोई भी बैटरी है, ठीक है, बैटरी तो है वो फिक्स है 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी तो फिक्स है। अब उसके साथ जो मैंने कंडक्टर लगाया हुआ है, उसके साथ मैंने जो कंडक्टर लगाया हुआ है, उसका करंट, उसका करंट जो है उस पर डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस। मान लीजिए मेरा कंडक्टर जो है वो कॉपर है, कॉपर के कंडक्टर है, तो कॉपर के कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस कम है, तभी तो हम यूज करते हैं कंडक्टर में कॉपर। वायर्स के अंदर हम कॉपर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम एल्यूमिनियम क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, गुड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एल्यूमिनियम से ज्यादा कॉपर है, इसके लिए हम यूज करते हैं। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक डायरेक्टली दिख रहा है कि व्हाट वी आर क्लियरली सीन। अगर मैं वोल्टेज को फिक्स कर दूं, ठीक है, वोल्टेज बैटरी है, उसको मान लीजिए बैटरी है तो वो फिक्स कर दिया, तो व्हाट इज रिलेशनशिप, तो आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, मतलब जितना करंट ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मटेरियल का, अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो करंट निकालेगा ही नहीं। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट फ्लो होने में उतना ही टाइम लगाएगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रख लो। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब आते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट। मान लीजिए मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बल्ब के ऊपर। ठीक है, सिंपल बल्ब है, उसके ऊपर मैंने 20 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस या तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब करंट जो है वो फ्लो हो रहा है बल्ब के अंदर से 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, करके देखिए। सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पहले सबसे पहले गिवन, गिवन लिखना मत भूलिएगा, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है करने के लिए, और एग्जाम के अंदर भी यही सिस्टम होनी चाहिए। अब मेरे पास वोल्टेज है 20, ठीक है, वोल्टेज है मेरे पास 20 वोल्ट्स। फिर मेरे पास आई दिया हुआ है, मेरे पास आई दिया हुआ है करंट 20, सॉरी 10 एम्पियर। क्या दिया हुआ है, 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हमको डायरेक्ट रिलेशनशिप हमको पता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो मैं क्या करूंगा, आर को नीचे लेके जाऊंगा, सॉरी आर तो निकालना है तो हम आई को नीचे लेके जाएंगे, तो V डिवाइड बाय आई, वैल्यू रख दो 20 डिवाइड बाय 10।
जीरो जीरो कट, आर कितना आ गया हमारे पास 2, लेकिन यूनिट कौन सा आएगा, ओम, ये ओम, ओमेगा, ठीक है, ओम आता है इसका यूनिट। अच्छा, इसके ऊपर से मेरे को याद है, आपको एक तो बात बताना ही भूल गया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो वोल्टेज का यूनिट आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर, करंट का होता है एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस, ये वोल्ट पर एम्पियर को ही हम बोलते हैं ओम। इसके लिए ही हम इसको बोलते हैं ओम। ओम क्यों बोलते हैं, इन द ऑनर ऑफ द ओम, जिन्होंने ये ओम्स लॉ निकाला, क्योंकि उन्होंने ही तो बताया कि रेजिस्टेंस के नाम की चीज होती है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम ओम, इसके लिए हमने इसको ओम जैसा यूनिट दिया हुआ, ठीक है। तो हमको ओम में ये हमको मिल गया, क्या मिल गया, ठीक है, हमको क्या मिल गया, 2 ओम रेजिस्टेंस मिल गया, बस न्यूमेरिकल खत्म। एक दो मार्क पे ऐसे ही आ जाएंगे चुप्पी बजाते, ठीक है, खाली V इक्वल टू आई आर लगाना है। अब दूसरा, हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक पंखा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल पंखा मान लिया आपके घर में घूम रहा है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 44 ओम्स है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो मेरा है 44, रेजिस्टेंस मेरा क्या है 44, 44 ओम। फिर करंट जो है वो मेरे पास है 10 एम्पियर, करंट जो है मेरे पास है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर मेरे पास करंट है। तो मेरे को निकालना क्या है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। तो क्या यूज करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V इक्वल टू आई आर, बस वही रिलेशनशिप बीसीपीटी, वही एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है हर जगह। तो क्या लगाऊंगा मैं, आई की वैल्यू रखूंगा 10, इनटू में करूंगा 44, रेजिस्टेंस हमारे पास 44 दिया हुआ, एक बार आपको मिटा के दिखा देता हूँ, ठीक है, V इक्वल टू 44 हमारा रेजिस्टेंस है, इनटू हम करेंगे 10, तो वोल्टेज कितना आएगा 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये हमारा हो गया आंसर, बस खत्म। एक दो मार्क का ऐसा न्यूमेरिकल खत्म, फिर इतना ही, ये 440 वोल्ट का झटका, ठीक है, हम बोलते हैं ना जो, वो हमारा आ गया। एक और न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल देख लेते, कोई बात नहीं, लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, लेवल बढ़ाते जाऊंगा। अब एक करंट जो है वो रेजिस्टर के ऊपर से गुजर रहा है, एक सर्किट है, अंदर रेजिस्टर है, उसके पास से करंट गुजर रहा है, कितना 0.1001, ठीक है, 0.01 एम्पियर, और वोल्टेज जो है उस रेजिस्टर से वो निकल रहा है 5 वोल्ट, वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। अब व्हाट वुड बी द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, जब वोल्टेज में कर देता हूँ 7.5, ये करके बताओ, ये थोड़ा अटपटा है, ठीक है, इजी है लेकिन है अटपटा, ठीक है। 0.01 एम्पियर हमको दिया हुआ है और 5 वोल्ट दिया हुआ है, फिर बोला है कि उसी रजिस्टर को करंट कितना होगा जब मैं वोल्टेज बढ़ा के कर देता हूँ 7.5 एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज है यहाँ पे, सॉरी वोल्टेज है यहाँ पे, व्हेन द वोल्टेज इज अक्रॉस इज 7.5 वोल्ट, देन व्हाट वुड बी द करंट, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो इसको केस ले लेते हैं, ठीक है, केस वन, केस वन, और ये केस टू। अब केस टू के पास मेरे पास क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है,
वोल्टेज मेरे पास कितना दिया हुआ है 7.5, 7.5 वोल्ट। और मेरे को निकालना क्या है, करंट। मुझको तो यही बोला है, निकालना क्या है, करंट। कैसे निकालूंगा, आर तो है नहीं। अगर मैं रिलेशन लगा लूं, ठीक है, कि V इक्वल टू आई आर, तो आर तो मेरे पास है नहीं कि मैं करंट निकाल दूं। तो आर कहां से मिलेगा, केस वन से। अब केस वन के पास, ठीक है, केस वन में हमारे पास 0.01 करंट तो दिया हुआ है, करंट तो मेरे पास दिया हुआ है। आई इक्वल टू 0.01 एम्पियर, और वोल्टेज भी मेरे पास दिया हुआ है 5 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज भी मेरे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसके लिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टू द सेम रेजिस्टर, और वहां पे उसी रेजिस्टर से वहां पे लिखा हुआ है, देखो, व्हाट द करंट पासेस थ्रू दिस रेजिस्टर, मतलब वही रेजिस्टर में से अगर मैं उसी रेजिस्टर को 7.5 वोल्ट का झटका देता हूं तो करंट कितना देगा वो। ठीक है, अगर मैं 7.5 वोल्ट का उसको पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं, तब वही रेजिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रेजिस्टर, मतलब वही रेजिस्टर। तो वही रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टर तो वही है, तो रेजिस्टेंस उसका थोड़ी चेंज होगा, खाली वोल्टेज चेंज किया ना। ठीक है, मटेरियल तो एक ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, V इक्वल टू आई, तो मेरे को निकलना क्या है, आर। तो आर का रिलेशनशिप आपको पता था डायरेक्ट, कि V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो V में रखूंगा 50, अपॉन में रखूंगा आई 0.01, रख दिया 50 अपॉन 50। तो जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा मेरे को आर। आर यहां से मेरे को मिल गया, ठीक है, ओम के अंदर मेरे को मिलेगा आर, ओम के अंदर मेरे को आर मिल जाएगा। अब वही आर यहाँ पे रख दो केस टू के अंदर, ठीक है, वही आर क्या करो यहाँ पे रख दो। कौन सा केस है, केस टू। तो हमको निकालना क्या था, करंट। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो V डिवाइड बाय आर कर दो, और यहाँ पे वोल्टेज रख दो 7.5, वो तो हमको दिया ही हुआ था, 7.5 वोल्टेज रख दो, और अपन में जो अपन को रेजिस्टेंस मिला वो रख दो, तो हमको करंट जो है वो मिल जाएगा। हमको करंट जो है वो मिल जाएगा किसमें, एम्पियर में। एम्पियर में मेरे को करंट मिल जाएगा। ठीक है, बस खत्म। वो रेजिस्टेंस उसमें से निकालना है केस वन में से, और केस टू के आके रख देना है, तो हमको करंट मिल जाएगा बस, क्योंकि वही रेजिस्टर था। खत्म, इतना ही ध्यान रखना। ये आपको 2 मार्क में पूछते हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लीजिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मटेरियल वही है, मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर मटेरियल जो है वो, रेजिस्टेंस जो है उसका फिक्स रहेगा क्योंकि मटेरियल एक ही है, तो रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक सर्किट का कांस्टेंट है, ऐसा हमने मान लिया। अब जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों एंड्स में, वो मैं कर देता हूं डिक्रीज टू द हाफ। जो उसकी फॉर्मल वैल्यू थी, जो उसके पहले वैल्यू थी, फॉर्मल वैल्यू, आई एम डूइंग दैट वोल्टेज इज गोइंग टू हाफ। ठीक है, वोल्टेज जो है वो हाफ कर देता हूं। तो व्हाट वुड बी द चेंज इन द करंट, अगर मैं वोल्टेज जो था वो फॉर्मल वैल्यू से आधा कर दूं, तो करंट का चेंज कितना होगा, करंट को क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, वोल्टेज मैंने कर दिया फॉर्मल वैल्यू से आधा, यहाँ पे था यहाँ था, ठीक है, आधा कर दिया मैंने, तो करंट में क्या चेंज आएगा बताइए, करंट में क्या चेंज आएगा। सही बताया आपने, बिकॉज वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये मैथमेटिकल लिख रहा हूँ। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के, अगर वोल्टेज मैंने आधा किया तो करंट भी मेरा 1/2 हो जाएगा। करंट भी क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि मैंने वोल्टेज को भी 1/2 कर दिया।
क्या किया था मैंने, वोल्टेज को भी जो है वो 1/2 कर दिया, तो करंट भी यहाँ पे 1/2 हो गया, बिकॉज दे आर लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी थोड़ा अटपटा करके देखिए। फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 10 कूलम, मतलब चार्ज मेरे पास दिया हुआ है, आप भी करते रहिए, ठीक है। चार्ज मेरे पास दिया हुआ है 10 कूलम, फिर यहाँ पे थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, मतलब आर मेरे पास दिया हुआ है 2 ओम इन 10 सेकंड, ठीक है। तो टाइम भी मेरे पास दिया हुआ है 10 सेकंड, टाइम भी मेरे पास दिया हुआ है। अब मेरे को निकालना क्या है, ठीक है, निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है मेरे को क्या निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है मेरे को। वर्क डन कितना होगा बताइए, वर्क डन कितना होगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा मेरे पास, चलो मैं फॉर्मूला भी लगा दूं। वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है क्या, वोल्टेज, ठीक है, डब्ल्यू बाय क्यू। वर्क डन कैसे निकालेगा, कैसे हम निकालेंगे, डब्ल्यू बाय क्यू, हमने पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस वाले वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा वो देख लीजिए, फिर अभी यहाँ पे आइए, नहीं तो आने का मतलब नहीं। अब उसके अंदर भी, ठीक है, उसके अंदर भी मेरे पास चार्ज तो है, ठीक है, तो मेरे पास वोल्टेज तो है नहीं, तो वोल्टेज कहाँ से निकालूं, ठीक है। अब वर्क डन मेरे को निकालना है, तो इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, चलो पहले ये कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो V इंटू क्या हो जाएगा, Q। अब Q तो मेरे पास है, ठीक है, वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज कहाँ से निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, निकाल दो V इक्वल टू आई आर से। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ V इक्वल टू आई आर, ऐसे भी आप कर सकते हो, I इंटू आर, उसको कर देते हैं इंटू क्यू, हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, आई भी मेरे को दिया नहीं हुआ, आई कहाँ से लाके आऊं, आई का भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला आई का, क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दो, आई का क्यू बाय टी इंटू आर इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे खिचड़ी बन गई, थोड़ा मैं दूसरी बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, निकलना क्या था मेरे को, वर्क डन, वर्क डन निकलेगा V टू क्यू से, V इंटू क्यू निकलेगा आई, V कहाँ से निकलेगा, आई टू आर से, अब आई कहाँ से निकलेगा, Q अपॉन टी से, इंटू मैं करूंगा R इंटू मैं करूंगा Q, तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा। Q हमारे पास है, ठीक है, चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 10 कूलम, टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है 10 सेकंड्स, रेजिस्टेंस हमारे पास है 2 ओम, और फिर से चार्ज की वैल्यू डालेंगे, वो हमारे पास दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे वर्क डन जो है वो मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास वर्क डन मिल जाएगा जूल के अंदर, जूल के अंदर मेरे को वर्क डन मिल जाएगा, बस वैल्यूज ही पुट करनी है अब आप, ठीक है। तो ये आपको इसमें सब फॉर्मूला यूज हो गए, इस तरीके का भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थोड़ा अटपटा है इसके, उम्मीद आपको समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ठीक है, लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की, मतलब क्या मर्यादाएं हैं, कहाँ कहाँ पे यूज नहीं कर सकते आप ओम्स लॉ। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला क्या है, टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट मटेरियल का कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अब तक जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे V इक्वल टू आई आर, या तो हम बोल रहे थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वो रिलेशनशिप कहाँ कहाँ पे लागू होगी, कब लागू होगी, कंसीडरिंग द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल टू बी कांस्टेंट। जब आप ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो तो पहले या तो बाद में लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट जोड़ देनी है, कंसीडरिंग द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल टू बी कांस्टेंट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। तब ही, ठीक है, द वोल्टेज नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। थियोरेटिकल है इसके लिए, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। क्यों ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्यों, टेम्परेचर फिजिकल स्टेट क्या मायने रखता है। मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो है वो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, एटम्स भी नहीं समझ के इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा तो एटम मेरे कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से एटम जो है वो जंबलिंग करने लगेंगे, दे विल क्रिएट दी हेल आउट ऑफ इट। ठीक है, वो डांस करने लगेंगे, जम्बू जम्बू जम्बू, फिर वो आजाद हो जाएंगे, दे विल बी फ्री टू फॉल। ठीक है, मतलब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये फिजिकल स्टेट से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कम वाइब्रेट कर रहे थे, ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। तो आपको एक बात पता चल जाएगी यहाँ से कि जो इलेक्ट्रॉन्स अब तक शायद एक जगह पे खड़े होंगे, ठीक है, अब तक शायद एक जगह पे ही खड़े थे, उनको एनर्जी पूर्ति नहीं मिली थी, उनको एनर्जी भरपूर नहीं मिली, तो अब तक वो ऑर्बिट में थे। तो अब क्या होगा, मैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पड़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुदक के आ जाएगा बाहर, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, समझ रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जैसे आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, अब फ्लो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो देन इट विल बी वायोलेटिंग, क्योंकि उसमें क्या था, करंट इज हाई प्रोपोर्शनल टू इज वोल्टेज डिफरेंस। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज डिफरेंस को फिक्स भी कर दूं, अगर बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की ही है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो करंट बढ़ जाए, करंट के अंदर चेंजेस आएंगे। अब एक बात तो पक्की है यहाँ पे, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, आपने इवन अपना मोबाइल देखा है, मोबाइल के अंदर बैटरी जो है वो पर्टिकुलर एमएच की होती है, पर्टिकुलर कैपेसिटी पर्टिकुलर वोल्ट की आती है, लेकिन आप कब कभार देखते हैं कि बहुत बार यूज करने से बैटरी जो है वो गर्म हो जाती है, मोबाइल आपका गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, हीट, बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि अगर बैटरी तो उतने ही कैपेसिटी की थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या करते हैं, कहाँ पे तो वो अपनी एनर्जी निकालेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको मजा नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप धूप में चप्पल पहन के, चप्पल के बिना जाओगे तो आप क्या करते हो, भाग के जाते हो सीधा, जहाँ पे छाव होती है वहां पे सीधा पहुंच जाते हो भाग के, क्योंकि चप्पल पहनी हुई नहीं है। तो वही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, अब तक एक जगह पे खड़े थे वो शांति से, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो भाग के चले गए, कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे कोल्ड रीजन है वहां पे, तो उसको कहीं पे तो उसकी हीट डिसिपेट करनी पड़ेगी, कहीं पे तो उसको हीट निकालनी है। तो हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वो हीट निकालता ही निकालता है। तो जैसे ही हीट उसको मिलेगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो फिर ये लॉ, ओम्स लॉ, इट इज नॉट एप्लीकेबल। वही तो उसकी सेकंड पॉइंट है, सेकंड लिमिटेशन ही वही है, ओम्स लॉ इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ। कहां पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 99.99% हर इक्विपमेंट कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता ही नहीं है, कौन से भी इक्विपमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। आप इतने से पिद्दू से मोबाइल होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं अपन के, तो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, उसकी तो बात ही छोड़ दो, और उसमें तो कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर पहुंचेगा, फिर उसके अंदर कूलिंग सिस्टम डालते हैं, लेकिन तो भी
अफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो ओम्स लॉ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल थिंग्स। तो अब आप बोलोगे कि तो फिर पढ़ाया ही क्यों जब एप्लीकेबल ही नहीं है? तो वाई वी आर स्टडिंग दिस, इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके ऊपर आपने 3 लॉ न्यूटन के पढ़े, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के, 3 लॉ न्यूटन के पढ़े। उसके अंदर उसने क्या बोला हुआ है कि एयर का रेजिस्टेंस वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इट इज नेग्लेक्टिंग सम फैक्ट्स, जो असली में हो ही नहीं सकता, वो नेग्लेक्ट कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे में तो एयर रेजिस्टेंस है। हम थोड़ी स्पेस में बैठे हुए हैं कि वहां पे 9.8 मीटर, उसका जी इतना ही होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट, बिकॉज एयर प्रेशर इज लाइंग, एयर प्रेशर है यहाँ पे अर्थ पे। स्पेस में जाओगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे है। तो भी हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा ना न्यूटन लॉ में। इसी इसके लिए यहाँ पे भी कंसिडरिंग दी फैक्ट्स कंसिडरेशंस के साथ हमको ये पढ़ना पड़ता है, इसके लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एक और आपको टॉपिक दिखाता हूँ, वीआई रिलेशनशिप ग्राफ। वीआई का रिलेशनशिप ग्राफ क्या है? रिलेशनशिप क्या थी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x एक्सिस पे मैंने रखा है पोटेंशियल डिफरेंस v, और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे रखा है मैंने करंट। ठीक है, x एक्सिस पे रखा है मैंने करंट, और यहाँ पे मैंने रखा है पोटेंशियल डिफरेंस v। तो मेरे को vi की जो है वो रिलेशनशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है, जितना करंट बढ़ाओगे उतना वोल्टेज, सॉरी मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। तो मेरी स्लोप किस तरीके से लाइन बनेगी, मेरी 45 डिग्री पे सीधे सीधी लाइन बनेगी मेरी। कहाँ पे भी पॉइंट पकड़ लो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पकड़ता हूँ तो ये भी 0.8, और यहाँ पे भी ये इतना बढ़ेगा। मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ तो ये भी बढ़ेगा, अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो ये भी बढ़ेगा। यही तो रिलेशनशिप ग्राफ है। मतलब रिलेशनशिप ग्राफ आपको पूछ सकते हैं कई बार कि वीआई ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप किस तरीके से निकालते हैं आप, मैक्स में आपने पढ़ा हुआ है, y डिवाइड बाय एक्स। मतलब y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड बाय x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको करूँ तो मेरे को स्लोप मिलेगा। उस स्लोप को मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा, मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि y पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, y पे मेरे पास है वोल्टेज, और नीचे मेरे पास क्या है, करंट x पे। तो यह v अपॉन आई किसका फॉर्मूला था, r का। तो स्लोप निकालूंगा तो इस पॉइंट पे मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। या तो वीआई ग्राफ या तो उसको रेजिस्टेंस ग्राफ भी बोला जाता है, आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, चलिए समराइज कर लेते हैं एक बार। आज हमने पढ़ा कि सर्किट करंट की डायरेक्शन, एक्चुअल करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर ओम्स लॉ क्या होता है वो हमने प्रेशर, एयर प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस से समझा। फिर हमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही I बढ़ेगा। और फिर हमने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन रिमूव की तो हमको मिला V इक्वल टू IR। ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस का भी हमको मिला R इक्वल टू V अपॉन I। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस, इट इज कांस्टेंट। डिटेल में आप आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हमने न्यूमेरिकल किए 2-3। ठीक है, फिर हमने लिमिटेशन देखे कि लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ एंड इट इज डिपेंड ऑन दी फिजिकल स्टेट एंड दी टेम्परेचर। कंसीडर करना पड़ेगा तो ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। और फिर हमने देखा ग्राफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।